friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we cover the 9th class electoral politics. Topic is reserve constituencies. In previous video we cover many topics. तो लेकिन इस वीडियो में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी करने के बाद आप लोगों ने बेटे इन क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट कर आप लोगों ने लिखना है। एक तरह से आपका ये टॉपिक क्लियर होगा इन क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आएगा आपका क्वेश्चन, डिफाइन ओपन इलेक्टोरल। फिर इन हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूंसीज, इन हाउ मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज इंडिया इज डिवाइडेड। इन हाउ मैनी लोक सभा constituencies India is divided. Again, what is the number of Lok Sabha constituency in your state? बेटे वो इंडिया की पूछी है मैंने, यहाँ स्टेट की, साथ में नेबरिंग 2 स्टेट ये बताना है। फिर विच स्टेट हैव मोर देन 30 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज? Why do some state have such a large number of constituencies? Why are some constituencies small in area while others are very big? And the last but not the least, are the constituencies reserved for the SCs and ST evenly spread all over the entire country or these more in some areas? इन क्वेश्चंस के आंसर आज वाला जो हम टॉपिक है वो कर लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। और हालांकि इन क्वेश्चंस के जो आपके आंसर्स हैं मेनली शॉर्ट फॉर्म, अगर नंबर आप लोगों ने देखने हैं तो पेज नंबर 63 ऑफ एनसीईआरटी की बुक में आपको एक मैप दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है, उसमें से पहले समझ के करके इस वीडियो को फिर आप लोगों ने उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस आपने अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं। ये एक तरह से आपकी असाइनमेंट है सिविक्स की। तो मैं कुछ एक क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ अब। तो इन इंडिया देयर इज एन ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन। ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन क्या होता है बट सीधा सा ये है, आप पहले चैप्टर में भी कवर कर चुके हैं कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू इलेक्ट हर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एंड एवरी सिटीजन हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल कंपटीशन, इन पॉलिटिकल इलेक्शन कंपटीशन। पॉलिटिकल लगा लो, इलेक्शन कंपटीशन लगा लो इसमें। तो एक तरह से ये कहना चाहता है कि हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो इलेक्ट करा सकता है, और हर नागरिक को कंपटीशन यानी कि इलेक्शन लड़ने का भी, इलेक्शन में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। उसी को बोलते हैं हम ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन, वेयर अ सिटीजन हैज राइट टू इलेक्ट हिज रिप्रेजेंटेटिव क्लियर फ्रॉम हिज एरिया। अब इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। यहाँ पर 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंडिया को बांटा है। एंड ड्यू टू ओपन इलेक्टोरल की वजह से, कंपटीशन की वजह से, जैसे कि ओपन इलेक्टोरल में मैंने कहा कि कोई भी वोट कर सकता है, तो अब आपको पता है कि वोट में जो वोटिंग होती है उसमें कंपेनियन भी करते हैं, अपनी भी जो वादे हैं वो भी निभाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं जिनके पास फाइनेंशियली भी होती हैं, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, या कुछ ऐसे जो अच्छे वर्गों से होते हैं, तो वो ही कंपटीशन के लिए हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा वर्ग जहाँ पर वो लोग अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते, या मान लो कि उन्होंने लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से कंपटीशन को लड़ नहीं सकते, तो सर्टेन वीकर सेक्शन, कुछ एक ऐसा वर्ग होता है हमारे समाज का जिसको हम पिछड़ा हुआ वर्ग भी बोलते हैं, मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में वो नहीं खड़े हो सकते। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर कि उनको हमने पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों कहा है और पिछड़े वर्ग में किस तरह से लोग आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। नाउ वी मूव टू द वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में बी ड्यू टू, पहले किस कारण से वो वीकर सेक्शन के अंदर काउंट होंगे? लैक ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, लैक ऑफ एजुकेशन एंड कॉन्टेक्ट्स टू कंटेस्ट, यानी कि उनके इतने कॉन्टैक्ट नहीं हो कि वो कंटेस्ट यानी कि वो कंपटीशन लड़ें और इलेक्शन को विन करें अगेंस्ट अदर, जो उनके अपोजिशन में खड़े होते हैं। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल, क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल यानी जिन लोगों का, कई लोग जैसे होते हैं उनका प्रभाव बहुत अच्छा है, उनके पास सभी रिसोर्सेज भी होते हैं, मे प्रिवेंट देम, उनको वो आने ही नहीं देंगे फ्रॉम विनिंग इलेक्शन।
अगर ये ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। अब आप लोग कई बार देखते हैं क्लास में हम लोग मॉनिटर बनाते हैं या कोई ऐसा काम, अगर मान लो किसी मॉनिटर वाला नहीं बेटे, यहाँ पर आपने अपने एरिया में से उन लोगों को पसंद करते हैं कि जो आपकी बातों को सुन के उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। जैसे मान लो आपने किसी को अपनी पानी की समस्या बताई या बिजली की समस्या बताई और उसके पास रिसोर्सेज हैं, यानी कि पैसा है या उसके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से उसने उनको जल्दी से ठीक करा दिया। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस इलेक्शंस में आना चाहते हैं, लेकिन वो एक वीकर सेक्शन से बिलोंग होने के कारण, पैसा ना होने के कारण या कुछ और कंडीशंस भी हो सकते हैं जिनके कारण वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, तो उनको हम वीकर सेक्शन में इंक्लूड करेंगे। अब अगर मान लो उन वीकर सेक्शन की नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, अवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड, यानी कि वो दब जाएगी उनकी आवाज़ ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ अवर पॉपुलेशन। क्योंकि ये भी हमारे एक समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कोई छोटा बड़ा हम लोगों ने माना है, लेकिन उनको भी जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार है तो उनको वोट देने का भी अधिकार है और अपनी बात रखने का भी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक में हर व्यक्ति को अपना अधिकार है। तो अगर वो ऐसा, अगर मान लो वहाँ पर उनके बारे में ध्यान ना दिया जाए तो उनकी आवाज़ पहुँचेगी नहीं, ना ही पार्लियामेंट तक पहुँचेगी, ना ही स्टेट असेंबली तक पहुँचेगी, तो उनकी आवाज़, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके दुख दर्द को कौन सुनेगा। एंड अवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक, और जो हमारी जिसमें हम लोग कहते हैं प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी में वो कम प्रजातंत्र होगा और ऐसे वीकर सेक्शन का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो हमारी सरकार ने या मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, जिसमें हमारे लिए कुछ नियम्स को और कुछ अधिकारों को रखा गया है, नियम और अधिकार जिसे बोलते हैं मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने लिखा था, और आप लोगों को ये होगा कि वो पिछड़े वर्ग से ही संबंधित थे, उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते भी थे, तो उन्होंने देश के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी रखे, प्रोविजंस को रखा, जिससे कि उन वर्गों का भी डेवलपमेंट हो सके। तो हमारी गवर्नमेंट उस संविधान के अनुसार लीड्स टू स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी फॉर द वीकर सेक्शन। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज आपको पता है सीट है 543, तो उन 543 सीट में से जो लोकसभा की हैं, उन सीट में से उन्होंने कुछ पिछड़े हुए, जो कि जिसमें हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, क्योंकि वहाँ पर बेटे देखो एजुकेशन की भी इतनी सिस्टम नहीं होता, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते इतनी, तो उनके पास साधन ही कम होते हैं, तो इसलिए उनको आगे आने की अपॉर्चुनिटीज़ देने के माध्यम से कि वो अपनी बात को कहें, अपनी समस्याओं को सब रखें, तभी तो हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा। तो इस वजह से उन्होंने कुछ एक सीट को रिजर्व रख दिया। अब रिजर्व कैसे रखा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि उन्होंने कहा कि यहाँ से ये 543 पूरा इंडिया की सीट हो गई, तो उन्होंने कुछ एक एरिया मतलब कि जहाँ पे वर्ग, ऐसे कुछ एक वर्ग जहाँ पर इन जो ये जातियाँ और एक ये वीकर सेक्शन ज़्यादा होते हैं, उनके लिए जैसे मान लो यहाँ पर इन्होंने सीट को रिजर्व कर दिया कि यहाँ पर SC कैंडिडेट ही खड़े होंगे, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि ST ही कैंडिडेट खड़े होंगे एज एन जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। और जबकि राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं 272, जहाँ पर MLA को नियुक्त किया जाता है। तो अभी हम लोग जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं 543 सीट्स के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने कितनी सीट को रिजर्व किया। अब आपको क्लियर हो गया कि 543 हमारी जो जनरल इलेक्शन यानी नेशनल लेवल के इलेक्शन की है, 543 सीट्स हैं, और 543 में से उन्होंने कितनी कितनी रिजर्व सीट की हैं। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो इन्होंने 543 सीट्स में से 84 सीट को शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दिया कि यहाँ 84 सीट ऐसी हैं जहाँ पर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग रिप्रेजेंटेटिव ही खड़ा हो सकता है, इलेक्शन को लड़ सकता है। और इसी तरह से इन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट को रिजर्व कर दिया। बट जो ये मैं सीट्स नंबर 84 और 47 बता रही हूँ, दीज आर द अमेंडमेंट एज ऑन 1 सितंबर 2012 के अनुसार है। और ये रिजर्वेशन कैसे होती है, दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू द
टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि पूरी आपकी पॉपुलेशन में कितना शेयर है उनके बेसिस पर इन सीट को रिजर्व किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ अगेन आगे देखो बेटे, दिस रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शंस एट डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर भी, यानी कि अब इसको और आगे भी एक्सटेंड कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर। इन मैनी स्टेट सीट्स इन रूरल एंड अर्बन बॉडीज, रूरल में तो आपका पंचायत राज आ जाएगा, लोकल बॉडीज में आपकी म्यूनिसिपैलिटीज, मेट्रोपॉलिटीज ये रिजर्व हो जाएंगी, आर आल्सो नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी कि ओबीसी। अभी तो मैंने आपको बताई थी एससी और एसटी, अब आगे और भी एक्सटेंड हो गई ओबीसी। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में सीट्स में अमेंडमेंट होती है या जो लोग इंक्लूडेड होते हैं, जो क्लास इंक्लूडेड होती है, उनको यहाँ पर भी पार्टिसिपेट रिजर्व करने के लिए कहा गया। और इससे ज़्यादा एक्सटेंशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में वुमेन को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको अपनी बात करने का अधिकार भी नहीं होता और उनको किसी भी तरीके से आने नहीं दिया जाता। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी कम करने के लिए अब नाउ वन थर्ड ऑफ द सीट आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। ध्यान से सुने बेटे, 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट आल्सो रिजर्व्ड। अब इन्होंने 1/3 यानी कि जितनी आपकी लोकल बॉडीज और जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं रूरल और अर्बन में, उनमें वुमेन का पार्टिसिपेशन भी कंपलसरी कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछे थे वो भी सारे क्लियर हो गए होंगे। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर टेबल की तरह से देखें 543 टोटल सीट्स हैं, जनरल के लिए 412, रिजर्व एससी के लिए 84, एसटी के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47। और अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे राज्यसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं यानी कितनी सीट्स हैं, 272। और आपने एक क्वेश्चन और बताना है कि हमारी चीका में रिजर्व कैंडिडेट आते हैं, ठीक है, रिजर्व कैंडिडेट आते हैं तो कौन सी एरिया में आएंगे। हमारा है एक एरिया आपके लिए, अगर आपको नहीं, आप पहले इसको ढूंढेंगे, करेंगे, फिर उसके बाद मुझसे पूछेंगे। ओके।